वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क थ्योरी का कुछ बेसिक देखा, जिसमें हमने चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी ये सब के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, जब भी सोर्स और लोड के बीच में कनेक्शन होता है, तो जब करंट फ्लो होता है तो उसमें जब सोर्स में जिस वक्त हम मीन्स स्टार्ट हुआ है करंट फ्लो, उस वक्त जो एनर्जी है, सपोज़ आप चल रहे हैं तो आप कहीं खड़े हैं और वहाँ से आपको कहीं और जाना है, दूर जाना है। सपोज़ आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, तो जब हम लोग घर से निकलते हैं तो उस वक्त हम लोग बहुत इंथुजियास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम लोग फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे चलते चलते हम लोग जैसे ही स्कूल पहुँच, हमारा एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। वैसे मेरा एनर्जी कम नहीं होता था स्कूल में जाके, क्योंकि स्कूल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स के साथ। जनरली मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो स्कूल जाते ही हमारा एनर्जी कम हो जाता है। फिर जब हम स्कूल से घर जाते हैं तो स्कूल में हमारा एनर्जी क्या है, कम है। घर गए और घर जाते ही हमारा एनर्जी फिर से बढ़ गया। मम्मी अच्छा खाना बना के रखी होगी और फिर अच्छा खाना खाएंगे हम लोग स्नैक्स में और एनर्जी बढ़ जाएगा। तो फिर इस दौरान जो एनर्जी का चेंज हुआ है, उस एनर्जी के चेंजेस में कुछ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि नेटवर्क के फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का एनर्जी चेंज होता है। तो अभी तक हमने देखा कि या तो एनर्जी लॉस होता है या तो एनर्जी गेन होता है। तो जो एनर्जी लॉस होता है, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लॉस हो रहा है हमारा, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस को और क्या कह सकते हैं, पावर डिसिपेशन। मीन्स पावर रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन का अमाउंट क्या होगा करंट के फॉर्म में, तो सिर्फ करंट के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, I² R, I² R। चलिए अब दूसरा क्या होता है हमारा, एनर्जी गेन होता है। क्या होता है, एनर्जी गेन होता है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी स्टोर होता है, स्टोर होता है। तो किस किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, किस किस फॉर्म में होता है, एक तो होता है KE काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे तो हम लोगों ने फिज़िक्स में हायर सेकेंडरी में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मोशन के अंदर, पर नेटवर्क में तो उस तरह से नहीं होगा। तो नेटवर्क के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की तरह होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है फिर यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 LI², और ये क्या होता है 1/2 CV²। क्या, CV²। तो ये जो 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने देखा, उसमें हम लोग I से और V से फैमिलियर हैं। तो हमें ना 3 और टर्म मिला। तो वैसे तो रेसिस्टेंस को हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो फिर भी इसको अलग से कंसिडर करते हैं। तो ये रेसिस्टर, ये जो टर्म मिला इंडक्टर, और ये तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये 3 जो टर्म है ये हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। These are the elements which are used to draw a circuit। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और 1 by 1 तीनों के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है,
रेसिस्टर का प्रॉपर्टी होता है। रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर एक तरह का एलिमेंट है जो कि करंट फ्लो को अपोज करता है। अगर अपोज ना करे कोई करंट फ्लो को तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेगी और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में करंट फ्लो होगा, जिसके वजह से सर्किट डैमेज भी हो सकता है। तो रेसिस्टर क्या होता है? करंट फ्लो को कंट्रोल करता है या अपोज करता है। कंट्रोल करने का मतलब हम लोग अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल रेसिस्टर लगा के वहाँ पे हम लोग चेंज करके उसके बाद करंट जितना चाहिए वैसा हम लोग ले सकते हैं। और अपोज करने का मतलब क्योंकि यहाँ ये करंट फ्लो को ही अपोज करता है, करंट को फ्लो करने से थोड़ा रोकता है या करंट का वैल्यू डिग्रेड करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपोजिंग करंट फ्लो। तो अब देखिए रेसिस्टर का सिंबल क्या होता है। रेसिस्टर, तो रेसिस्टर का सिंबल ऐसा होता है कुछ इस तरह से। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, करंट जो इंटर करता है मीन्स आपके लिए अच्छा होगा कन्वेंशनली याद रखें तो करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। तो चलिए अब देखते हैं इसके रेसिस्टेंस के बारे में कुछ और चीज़। तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि ये डिपेंड करता है V और I के रेशियो पे। तो आप तो ओम्स लॉ जानते होंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने मतलब स्कूल में भी पढ़ा है। क्या होता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो होता है R, और R इज़ इक्वल टू V बाई I। तो इस रेशियो के ऊपर रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो मैंने तो एक मीन्स ओम्स लॉ को अब मेंशन किया है। तो ओम्स लॉ के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हम लोग ओम्स लॉ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो इसका क्या मतलब है? जो मैंने पहले भी बताया है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज़ इक्वल टू IR। लेकिन कहीं कहीं आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट चेंज हो जाता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है और ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा डिपेंड करता है कि हम लोग आखिर चेंज क्या कर रहे हैं। तो जब करंट चेंज होता है, करंट चेंज किया आपने विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, मीन्स करंट चेंज किया और फिर वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जब वोल्टेज चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज हो तो तब होता है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ओम्स लॉ जो होता है ना वो लीनियर कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि ओम्स लॉ जो है वो लीनियरिटी को फॉलो करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे लीनियरिटी का क्या मतलब है? तो लीनियरिटी का मतलब है कि जिस फैक्टर से आपका वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसी फैक्टर से आपका करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, या फिर रिवर्स में ऐसा कह सकते हैं कि जिस फैक्टर से आपका करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसी फैक्टर से आपका वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। यानी कि सपोज
V इज इक्वल टू आई आर है हमारा। अब ना I क्या हो रहा है मेरा, I को मैं 2I लिखती हूँ, 2I, तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2V हो जाएगा। तो करंट के इंक्रीज़ होने पे उस उतने ही फैक्टर से वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। आर का रोल क्या है, फिर आप सोच रहे होंगे, तो आर क्या लिखते हैं हम लोग, आर रेशियो के टर्म में जब लिखते हैं आर को लिखते हैं V/I। तो यहाँ पे आर जो है वो इन दोनों के चेंज पे डिपेंड करता है, यानी कि रेशियो पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो लिनियरिटी होता है ना, वो केवल करंट और वोल्टेज के लिए ही, मतलब उनको देख के ही हम कर लेते हैं और उतने से ही हमारा काम हो जाता है। तो उसको एकदम डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि जितने फैक्टर से वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज़ होगा उतने ही फैक्टर से करंट इंक्रीज डिक्रीज़ होगा, और तभी उस कंडीशन को हम लोग लीनियर कंडीशन कहते हैं। तो अब आप तो समझ गए कि ओम्स लॉ क्या होता है, वो लीनियर कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। तो लीनियर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है तो फिर कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो नॉन लीनियर में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नॉन लीनियर कंडीशन क्या होता है, ये हमारा क्या है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, और एक ग्राफ मैंने बनाया है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ का स्लोप क्या है, अगर ग्राफ में v जो है वो x एक्सिस में है, यानी कि v चेंज हो रहा है, तो ग्राफ का स्लोप जो है वो I/V है, जो कि 1/R के इक्वल है। और अगर ग्राफ इस तरह से होता, यानी कि तो स्लोप क्या होता, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, उस तरह से होता है ना, तो V/I हो जाता, और तब क्या हो जाता, R मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, आप इसको tan थीटा की तरह ले सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप होता। तो ये तो एक जनरल कंडीशन हो गया ओम्स लॉ का। अब इसमें भी एक ऐसा कंडीशन होता है जो नॉन लीनियर होता है, जो मैं आपको बताने वाली थी। नॉन लीनियर आखिर होता क्या है, तो यहाँ तो आपने देखा कि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी आपने देखा करंट चेंज हो रहा है तो वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। पर कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे चेंजेस लीनियरली नहीं होते हैं, तो वो कंडीशन क्या होता है, तो सपोज केवल हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो तो हो रहा है, करंट क्या है हमारा है, मीन्स करंट में चेंजेस हो रहा है, पर वोल्टेज नहीं है। क्या है, वोल्टेज क्या है हमारा, ज़ीरो है। वोल्टेज क्या है, V = 0। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप होगा I/V, I/V होगा, और V क्या है, 0। स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है और स्लोप क्या होता है, 1/R के इक्वल होता है। तो R को भी क्या कंसिडर करना होगा, 0। V क्या है, 0, और I क्या है, I तो है ही। तो कुछ याद आया, ये कौन सा कंडीशन है, R कहाँ 0 होता है, R कहाँ 0 होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होता है, नॉन लीनियर कंडीशन होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर कंडीशन, जहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अगेन चलिए एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, जहाँ पे करंट नहीं है, यानी कि ओपन सर्किट है, मीन्स खुला हुआ है कुछ, और वोल्टेज फ्लो हो रहा है, वोल्टेज फ्लो हो रहा है पर करंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा,
I बाई V, यानी कि ज़ीरो 1/r। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, 1/r जीरो हो रहा है तो r क्या होगा, r इनफाइनाइट होगा। v जो है v ही है और I हो गया ज़ीरो। I ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि करंट पूरा सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा और रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो ये कंडीशन किसका है, ओपन सर्किट का। तो ये जो दो कंडीशन है ना, इस ग्राफ से ये दो कंडीशन जो जनरेट हुआ है वो है नॉन लीनियर, जिसमें ओम्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए इतना मैंने बता दिया कि ओम्स लॉ नॉन लीनियर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, पर वो देखने से पहले रेसिस्टिविटी देख लेते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप देख लीजिए। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ये हमारा, तो इसका लेंथ क्या है, L है, और रेडियस क्या लेते हैं, R। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप एक मीन्स सपोज करिए कि ये एक पेन है, ये पेन है, इसका लेंथ क्या है, L है, और रेडियस क्या है, वो R है। तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो रेडियस R है, और एरिया क्या होगा, मीन्स एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो आपको इस जगह से इस जगह जाना है, इस जगह से कहाँ जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो जितना बड़ा ये डिफरेंस होगा उतना आपको टाइम लगेगा पहुँचने में। क्या होगा, उतना आपको टाइम लगेगा पहुँचने में। और अगर सपोज़ पानी है, पानी फ्लो हो रहा है और एक पाइप है, ये एक पाइप है और टैप से पानी निकल रहा है, तो इतना बड़ा अगर टैप है तो पानी निकलने में मीन्स पर्टिकुलरली इतना कम टाइम लगेगा। पर इससे बड़ा टैप है, पाइप है, तो इससे बड़ा पाइप होगा तो पानी को लास्ट टर्मिनल से लास्ट पॉइंट से निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लस पाइप का जब एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो कम मतलब पानी स्लोली निकलेगा, और बकेट जो हमें फिल करना है वो लेट से फिल होगा। यानी कि पानी निकलता है जिस प्रेशर से, वो प्रेशर कम होगा क्योंकि एरिया छोटा है। पर जैसे ही बड़ा एरिया हो जाएगा, ये छोटा सा जगह, यहाँ से कम पानी निकलेगा, और जैसे ही एरिया बड़ा हुआ तो यहाँ से जब पानी निकलेगा तो बकेट क्या होगा, ज़्यादा पानी निकल रहा है तो जल्दी फिल होगा। तो इसी तरह रेसिस्टेंस का है कुछ। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस लेंथ ज़्यादा होगा तो करंट क्या होता है, करंट जब लेंथ ज़्यादा होता है तो वो उतना ही कम मतलब उतना ही टाइम लगता है उसको फ्लो करने में। यानी कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। करंट अगर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब हुआ, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस जो होता है वो आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगेन करंट क्या होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा वो होगा ये। तो इस कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो गया फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी।
और क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये क्या करता है, ये किसी भी एलिमेंट का रेसिस्टिविटी स्ट्रेंथ या फिर रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टिव स्ट्रेंथ कितना है किसी भी रेसिस्टर का, वो रेसिस्टिविटी बताता है। और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। क्या, कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है, कंडक्टिंग स्ट्रेंथ होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सर्किट का कंडक्टिंग स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, 1/ओम मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, साइमन्स पर मीटर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ओम्स लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, तो ओम्स लॉ को हर जगह यूज़ कर पाएंगे नहीं। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़िशिएंटली, और मीन्स जो हर जगह एप्लीकेबल भी हो। तो चलिए देखते हैं ईएम फील्ड थ्योरी। ईएम फील्ड थ्योरी क्या होता है, ईएम फील्ड थ्योरी मीन्स एक ये काइंड ऑफ लॉ, इसका एक थ्योरी जो होता है उसको हम काइंड ऑफ लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो वो है क्या, तो चलिए देखते हैं वो थ्योरी है क्या। तो ये है द करंट डेंसिटी is proportional to the electric field intensity when the temperature is constant। तो ये क्या है हमारा ईएम फील्ड थ्योरी। तो इसका क्या मतलब है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, J इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो J क्या है, करंट डेंसिटी है, और E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है वो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मीन्स दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपॉन जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब लिखेंगे तो क्या होगा, तो कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा कंडक्टिविटी। क्या आया हमारा, कंडक्टिविटी। अब हमने उसको मीन्स करंट डेंसिटी को करंट और एरिया के फॉर्म में लिखा है, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो J इज इक्वल टू I/A और E इज इक्वल टू V/L। तो V/L हुआ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। तो देखिए I/V इज इक्वल टू A/ρL। ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, याद करिए आपने कहाँ पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है रेसिस्टिविटी के फॉर्मूला में। तो उसको हम लोग अगर इस तरह से रिलेट करें तो ये क्या होगा, 1/R, क्योंकि R इज इक्वल टू ρL/A।
ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखिए हमारा रेसिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से अगर हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा इस कॉन्सेप्ट से, और ओम्स लॉ को हम लोग यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमें। मैं एक बार आपको टेम्परेचर और रेसिस्टर के बीच का क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है वो मैं बता देती हूँ। तो फॉर कंडक्टर, सपोज क्या लिया मैंने, कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये सब भी आपने पढ़ा होगा पहले, हायर सेकेंडरी में पढ़ना है। तो इसमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो आप याद रखें तो अच्छा होगा। तो जैसा इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए, और माइनस किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। जहाँ पे आर टी क्या है, आर टी इज रेसिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, और आर नॉट जो है वो इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है वो है। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, सो दैट आपको वो याद रहे। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो मैं बताने वाली हूँ वो है ओम्स लॉ के नॉन लिनियरिटी को डिपिक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो इस दोनों कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, I1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे I1 क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, और रेसिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं तो वो भी 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या डिफाइंड फॉर्म है, नहीं, अनडिफाइंड फॉर्म में से एक है। तो इसको तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये लीनियर नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे I1 जो है 3-3/1, यहाँ पे भी करंट 0 हो रहा है लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है। तो अगेन ये क्या है, अगेन ये एक नॉन लीनियर कंडीशन है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है फिर भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको लीनियर और नॉन लीनियर कंडीशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब रेसिस्टेंस से के रिस्पेक्ट में पावर और एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो पावर तो क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V को IR लिख सकते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, और उसके बाद P क्या हो गया, I²R, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस के वजह से जो पावर है या रेसिस्टेंस का पावर है, इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं। अब क्या देखते हैं, एनर्जी।
तो एनर्जी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर वी स्क्वायर आर डी टी, या फिर आई स्क्वायर आर डी टी। वी स्क्वायर बाई आर डी टी या फिर आई स्क्वायर आर डी टी एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो होगा उसका वो एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रेसिस्टेंस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है। रेसिस्टेंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, फिर बल्ब, बहुत जगह रेसिस्टेंस का एप्लीकेशन है, आप वहाँ देख सकते हैं। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडक्टर और इंडक्टेंस, और अगर मौका मिला तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ you like the video, so please like it and subscribe once again and press the bell icon for further notification.